हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिनिक्स डिजिटल। मैं वाईजे सर आज एंड सेशन लेके आया हूँ अपना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में वीबीटी कल मैं डिस्कस कर रहा था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसके अकॉर्डिंग हम कह रहे थे कि जो बॉन्डिंग है बिटवीन मेटल एंड लिगेंड दैट इज प्योरली अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सॉरी, वेयर बॉन्डिंग इज प्योरली कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जिसमें लिगेंड जो है वो लॉन पेयर डोनर है यानी कि लेविस बेस है, और मेटल जो है वो लॉन पेयर एक्सेप्टर है यानी कि लेविस एसिड। ठीक है, अभी देखिए आपसे बात जो मैं कर रहा था, मैंने कहा कल आपने देखा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का एग्जांपल। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में मैंने आपसे कहा था कि दो तरीके के कॉम्प्लेक्स बनते हैं। पहले में हाइब्रिडाइजेशन देखा हमने D2sp3, दूसरे में हाइब्रिडाइजेशन देखा हमने sp3d2। D2sp3 वालों को हमने कहा था इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, बराबर। और क्योंकि इनमें अंदर वाले डी ऑर्बिटल जो है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे थे, और फिर दूसरे वाला सेट जो है उसमें आउटर सेल है, सारे के सारे आउटर ऑर्बिटल्स हैं, इसीलिए इन्हें कहा गया आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। डन। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस जो है मैंने कहा ये स्पिन इनकी कम होती है, पेयरिंग होने से बने हैं, इसलिए इनको बोला गया था स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्सेस। और दूसरी जो है बेटा आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इन्हें बोला गया क्योंकि इनकी स्पिन ज्यादा आ रही थी, इनकी मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा आ रहा था, इसलिए इन्हें बोला गया स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्सेस। तो दो तरीके के कॉम्प्लेक्स हमने देखे। अब बात करते हैं थोड़ा सा यार, एक जैसे कोई और केस अगर आपको अच्छा लगे तो एक एग्जांपल और लेके बता देता हूं मैं। मैंने कहा भाई मेरे देखो आपके सामने जैसे एक लीजेंडरी एग्जांपल लिखा है NiCl4 2 माइनस, कंपेयर कर दें अगर वर्सेस NiCN4 2 माइनस। लुक एट, यहां कोऑर्डिनेशन नंबर जो है, कोऑर्डिनेशन नंबर क्या चल रहा है बेटे, कोऑर्डिनेशन नंबर है 4, कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, बट सरप्राइजिंगली यू कैन से दोनों में निकल मेटल है, सिर्फ लिगेंड बदले हैं मैंने। तो आप देखेंगे पहला जो है फर्स्ट, उसकी जो शेप है, देखिए कैसे क्वेश्चन लगता है, शेप जो है उसकी वो मैंने कहा है टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। और दूसरा जो कॉम्प्लेक्स है इसकी शेप जो है वो है मेरे बच्चे स्क्वायर प्लेनर। अब यहां बड़ा लोचा हो गया, स्क्वायर प्लेनर है एक और दूसरा टेट्राहेड्रल, जबकि दोनों में निकल ही मेटल है सेंट्रल, और साथ में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी क्या है, सेम है। तो ऐसा कैसे हुआ, फिर देखिए इन्हीं पे एक छोटा सा क्वेश्चन और लगा देते हैं साथ में। मैंने कहा भाई ये पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक फर्स्ट कॉम्प्लेक्स जो है क्लोरिडो वाला, ये पैरामैग्नेटिक है, और दूसरा जो कॉम्प्लेक्स है भाई वो मैंने कहा डायामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है। अब इसको जब वीबीटी ने समझाने की कोशिश की तो शेप जो है देखिए याद रखिएगा, मैग्नेटिक मोमेंट एंड शेप ये दोनों प्रैक्टिकल एविडेंस है, और इनको समझाने के लिए जो फिनोमिना सॉरी जो हाइपोथेसिस काम में ली वो है हाइब्रिडाइजेशन। तो वीबीटी कहती है कि भैया निकल 2+ का आप कॉन्फ़िगरेशन देख लो। ठीक है, निकल 2+ का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D8 4s0, और आगे क्या है, आगे है 4p0। ठीक है, मैंने फिर कहा भाई निकल 2+ ही तो है, तो निकल 2+ का कॉन्फ़िगरेशन देख लो। तो कॉन्फ़िगरेशन है 3D8 4s0, आगे क्या है 4p0। अब देखिए यहां पे हाइब्रिडाइजेशन जो हुआ वो हुआ मेरे दोस्तों sp3। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हो गया कि आपने यहां पे पेयरिंग नहीं कराई है। D8 जो कॉन्फ़िगरेशन है, D8 जो कॉन्फ़िगरेशन है एज इट इज रहा, और आपका ये हो गया 4s, और मेरे बच्चों ये आपका हो गया 4p।
तो मैंने कहा 4s और 4p ये 4 ऑर्बिटल आपस में मिल गए और हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3। जबकि दूसरे केस में आप देखें यहां पे क्या हुआ, यहां पे पहले हुआ इलेक्ट्रॉन पेयरिंग, पहले इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हुआ मेरे मित्रों सखा बंधुओं। तो उसमें देखिए क्या हुआ, मैंने कहा भाई ये D8, देन मैंने कहा एक D खाली हो गया S और फिर ये P, और अब जो देखिए जो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है वो हाइब्रिडाइजेशन है DsP2। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है बेटे, DsP2, ठीक है। तो इस वजह से मैंने कहा यहां हाइब्रिडाइजेशन है DsP2 और पहले वाले केस में हाइब्रिडाइजेशन है sp3। नाउ लुक एट, तो शेप बदल गई। जब हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3 तो शेप होती है टेट्राहेड्रल, जब हाइब्रिडाइजेशन होता है DsP2 तो शेप होती है स्क्वायर प्लेनर। ओके, अब देखिए भाई इसके पास में बेचारे के पास कोई बैचलर इलेक्ट्रॉन नहीं है, n इक्वल्स टू 0, हेंस इट इज डायामैग्नेटिक। जबकि पहले वाले कॉम्प्लेक्स में आप देखेंगे इसके पास में 2 बैचलर इलेक्ट्रॉन्स हैं, हेंस इट इज पैरामैग्नेटिक। इसका मैग्नेटिक मोमेंट होगा 2.87 dBi। ओके, तो ये पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। तो ये भी एक बहुत बड़ी अप्रोच और एकदम इजी वे में समझाने का तरीका था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वीबीटी अपने आप में अच्छी थी। अब वीबीटी के आगे मैंने कहा सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है उसकी मैं बात कर रहा हूं, नई थ्योरी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी जो है ये मेनली आयनिक क्रिस्टल्स के लिए दी गई थी। किसके लिए दी गई थी, और आयनिक क्रिस्टल्स, आयनिक क्रिस्टल की शेप स्ट्रक्चर ये सब बताने के लिए दी गई थी। और बच्चों ये थ्योरी दी थी जो साइंटिस्ट ड्यूओ ब्रेथे एंड वान व्लैक। तो ब्रेथे और वान व्लैक ने ये थ्योरी डेवलप की थी, जिसके अकॉर्डिंग ये क्या कहती है, ये थ्योरी थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट बनती है, एकदम से अलग बात आ जाएगी। इसके अकॉर्डिंग लिगेंड जो है वो एक नेगेटिव पॉइंट है, लिगेंड इज अ नेगेटिव पॉइंट, यानी कि एनायन है, एनायनिक लिगेंड जितने भी है, ठीक है। और अ पॉइंट डाइपोल, पॉइंट डाइपोल है, पॉइंट डाइपोल। अब देखो एनायनिक लिगेंड हो जाएंगे, जैसे मैंने कहा भाई Cl माइनस है मान लो, ठीक है, तो वो तो इस कैटेगरी में। और पॉइंट डाइपोल में यानी कि पोलर, पोलर जो लिगेंड है उनकी बात मैं कर रहा हूँ। जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया मान लो NH3 है, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया H2O है, तो ये एक पॉइंट डाइपोल है जिसमें नेगेटिव पोल होगा और पॉजिटिव पोल होगा पोलर मॉलिक्यूल्स के लिए, ठीक है। और मेटल क्या है, मेटल जो है, मेटल वो कैटायन के फॉर्म में, मेटल है एक कैटायन के फॉर्म में, यानी कि पॉजिटिव पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है। तो अब आप बताइए मुझे, एक तरफ मैं कह रहा हूं कि पॉजिटिव पॉइंट है, एक तरफ मैं कह रहा हूं नेगेटिव पॉइंट है, इसका मतलब जो बॉन्डिंग है, बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड लिगेंड वो होती है आयनिक। ये देखो कॉन्सेप्ट ही बदल गया, थोड़ा हिल रहा हूं मैं। बॉन्डिंग बिटवीन metal and ligand, metal cation and ligand, negative ligand जो है is ionic, आयनिक बॉन्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो कॉन्सेप्ट ही बदल गया, ठीक है। कहाँ कोऑर्डिनेट यानी कोवलेंट बॉन्ड की बात चल रही थी और अब मैंने कहा कह रहे हैं आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। अब देखते हैं चलिए भाई कैसे क्या होने वाला है। देखिए जब इनफाइनाइट डिस्टेंस है, जैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की मैं बात करूं, ठीक है, जहां पे जो फील्ड होगा, जहां पे जो फील्ड होगा वो होगा ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल फील्ड। तो इसमें क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड में आप देखेंगे मैंने ऑक्टाहेड्रल फील्ड आपके सामने बनाया, लुक एट,
दिस इज एन ऑक्टाहेड्रल फील्ड। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, इसमें मैंने कहा कि 6 लिगेंड आएंगे मेटल के पास, सेंटर पे मेटल, लुक एट, सेंटर पे मेटल है, ये रेड कलर से जो मैंने शो किया है, और ये एक्सियल पोजीशंस है, लुक एट, दीज आर एक्सियल पोजीशंस। ठीक है, कौन कौन सी एक्सिस है, जेड एक्सिस, देन मैंने कहा एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब इन एक्सियल पोजीशन से कौन आ रहा है मित्रों, इन एक्सियल पोजीशन से आ रहे हैं लिगेंड्स, ये लिगेंड्स आ रहे हैं, देखिए, ठीक है, मेटल की तरफ आ रहे हैं। मैंने कहा यहां पे एक्सियल पोजीशन से आ रहे हैं लिगेंड्स, ये तो नेगेटिव पॉइंट है, आपके लिगेंड्स हैं, ठीक है। और मैंने आपसे पहले कहा कि ये जो रेड बनाया है दैट इज मेटल कैटायन, यानी पॉजिटिव पॉइंट है। तो सीएफटी कहती है कि जब लिगेंड जो है वो पास में आता है मेटल के, तो रीजन है अट्रैक्शन। अब मेटल का कैटायन आप समझ लीजिए, हम 3D सीरीज के जैसे एलिमेंट की बात कर रहे हैं, डी ब्लॉक मेटल्स की बात कर रहे हैं, तो 3D सीरीज जो है, या फिर मैंने कहा डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं, उनके आउटर एस, उनके आउटर जो एस के इलेक्ट्रॉन है, एन एस इलेक्ट्रॉन, वो तो रिमूव हो जाते हैं, वो तो जब कैटायन बनता है तो रिमूव हो जाता है। तो सरफेस पे कौन है, ये इंपॉर्टेंट बात है, सरफेस पे कौन है मित्रों, n-1d इलेक्ट्रॉन, n-1d इलेक्ट्रॉन जो है एट सरफेस, वो सरफेस पे प्रेजेंट है, n-1d ऑर्बिटल जो है वो सरफेस पे प्रेजेंट है, ये लिखा n-1d ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट एट सरफेस। अब क्या होगा भाई, देखो मैंने कहा भाई अट्रैक्शन तो है, पास में तो आना है, क्यों, दोनों का प्यार मोहब्बत का सिलसिला चलाना है ना। तो कैटायन के पास में एनायन आ रहा है, कैटायन के पास में एनायन आ रहा है, वही अट्रैक्शन लग रहा है। लेकिन ये जो कैटायन है, ठीक है, डी ब्लॉक का मेटल कैटायन है, इसकी सरफेस पे कौन सा इलेक्ट्रॉन है, 3D इलेक्ट्रॉन, कौन से ऑर्बिटल है, 3D, ठीक है, या n-1d, और भैया उनमें इलेक्ट्रॉन है, 3D में इलेक्ट्रॉन है, मेटल पे चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, लेकिन उसके जो सरफेस पे ऑर्बिटल्स हैं वो इलेक्ट्रॉन रखते हैं, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव, और यहां पे लिगेंड पे भी चार्ज कैसा है, नेगेटिव। तो सेम चार्जेस, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या लगेगा, रिपल्शन, और इस रिपल्शन की वजह से सिस्टम की एनर्जी बढ़ने लग जाएगी। यही सार है, यही एक्सट्रैक्ट है। अब देखिए, जब एनर्जी बढ़ने लग जाएगी तो कैसा डायग्राम आएगा, कैसा ग्राफ आएगा, वो मैं आपको बना के दिखाता हूं। मेरे प्यारे मित्रों, मैंने कहा देखिए यहां एनर्जी बढ़ रही है, ये 5 एकदम एक जैसे, मैंने कहा डी जनरेट, यानी एनर्जी में सेम है, 5 डी जनरेट n-1 d ऑर्बिटल्स, ये ऑर्बिटल कहां है, सरफेस पे है, और भैया जी इनकी एनर्जी बढ़ने लग गई, ये देखिए भाई, ये मिडल में मैंने कहा एनर्जी बढ़ते बढ़ते यहां पहुंच गई, ठीक है। तो मैंने कहा अभी भी है तो ये डिजेनरेट है, लेकिन एनर्जी बढ़ गई। अब देखिए इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहे हैं, ये मैंने कहा स्फेरिकल फील्ड है, स्फेरिकल फील्ड, क्योंकि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कोई भी चीज आप देखोगे तो स्फेरिकल ही होती है। इनफाइनाइट डिस्टेंस से लिगेंड आ रहे हैं, तो मैंने कहा दूर से जब हम धरती को भी देखते हैं तो गोल दिखती है, पास आके पता लगता है कि पहाड़ है, पठार है, खड्डे हैं, क्या है। तो मैंने कहा इनफाइनाइट डिस्टेंस से देखते हैं तो स्फेरिकल है फील्ड, ठीक है। थोड़ा और पास आए तो भैया, अब भैया क्या हुआ, स्प्लिटिंग शुरू हो गई, और स्प्लिटिंग में क्या रिजल्ट निकला, दो तरीके के सेट बन गए, एक्सियल डी ऑर्बिटल जिन्हें बोला जाता है इजी, और इक्वेटोरियल डी ऑर्बिटल जिन्हें बोला जाता है T2G। अब चलिए वापस चलते हैं पीछे वाले ग्राफ, लुक एट, भाई साहब दुश्मन जब पास आता है ना, ठीक है, तो मैंने कहा उसका सामना करने का जिगरा आप में है, या फिर आप पीठ दिखा के भागने वाले हैं, दो बातें हैं।
तो आप देखेंगे यहां ये जो दुश्मन है, जो मैंने पिंक स्पॉट बनाए हैं, ये एक्सिस से आ रहा है और किसको घेरने का प्रयास किया जा रहा है, मेटल कैटायन को। तो भैया इनके रास्ते में एक्सियल डी ऑर्बिटल आएंगे। कौन से ऑर्बिटल आएंगे, एक्सियल डी ऑर्बिटल। अगर मैं आपके सामने वो बना दूं, अगर वो एक्सियल डी ऑर्बिटल मैं बना दूं, सो लुक एट, मैंने कहा देखिए ये पहला एक्सियल डी ऑर्बिटल है जिसके डबल डंबल के जो लोब हैं वो मैंने कहा एक्स पे एंड वाई एक्सिस पे है, दैट इज कॉल्ड डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और दूसरा जो डी ऑर्बिटल है, दूसरा जो मित्रों डी ऑर्बिटल है, जिसको कहा जाता है डी जेड स्क्वायर, आप देख सकते हैं अलग कलर से मैंने बनाया है, ये कौन सी एक्सिस पे है, जेड एक्सिस पे। तो भैया जी इनका तो आमना सामना हो गया, किससे, ये जो ऑर्बिटल है इनका आमना सामना हो गया एग्जैक्ट किससे, लिगेंड से। इसीलिए बेचारे देखो पहले तो एनर्जी बढ़ रही थी सबकी, इजी T2 सबकी बढ़ रही थी, ठीक है, फिर पता लगा दुश्मन तो एक्सियल पोजीशन से आ रहा है, तो बेचारे एक्सियल वाले की एनर्जी ज्यादा बढ़ गई। फिर से देखिए एनर्जी बढ़ रही थी दोनों की, इजी T2, लेकिन फिर पता लगा एक्सियल पोजीशन से लिगेंड आ रहे हैं 6 लिगेंड, इसीलिए एक्सियल वालों की एनर्जी ज्यादा बढ़ गई और ये दो सेट बन गए। लोअर एनर्जी स्टेट पे आया कौन, T2, हायर स्टेट पे आया कौन, Eg। दिस स्प्लिटिंग इज कॉल्ड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। इस स्प्लिटिंग को क्या बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोलते हैं। और इनके बीच का जो एनर्जी गैप है इसे बोलते हैं मित्रों डेल्टा ओ। कितना ऊपर है Eg, 0.6 डेल्टा ओ, कितना नीचे है T2, सॉरी कितना नीचे है, 0.4 डेल्टा ओ। तो इस तरीके से स्प्लिटिंग होगी, स्प्लिटेड n-1 d ऑर्बिटल्स। और कौन सा फील्ड है, ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल फील्ड, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल फील्ड में इस तरीके से स्प्लिटिंग हो जाती है। ये मैंने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का सीन दिखाया है। यहां मैंने एक टर्म बोली आपके सामने CFSE, ठीक है, जिसको यहाँ डेल्टा ओ लिखा गया है। CFSE क्या है, मैंने कहा CFSE है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो स्प्लिटेड डी ऑर्बिटल्स हैं, स्प्लिटेड डी ऑर्बिटल्स हैं, इनमें आपको इलेक्ट्रॉन फील करने हैं। फटाफट से देखते हैं इलेक्ट्रॉन फील करने का तरीका क्या होगा। दो तरीके की एनर्जी आपके रोड़े अटकाएगी, आपके लिए बैरियर बनेगी। पहली एनर्जी है पाई, पाई को बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन देखने जा रहे हैं, देखो पाई को बोलते हैं पेयरिंग एनर्जी, पेयरिंग एनर्जी। कि भैया अगर आप एक ही कमरे में दो इलेक्ट्रॉन को पेयर करना चाहते हैं, दोनों सेम चार्ज वाले इलेक्ट्रॉन रखना चाहते हैं, उनके बीच में रिपल्शन लगेगा, तो आपको कुछ ना कुछ रिक्वायरमेंट होगी, द रिक्वायरमेंट एनर्जी दैट इज कॉल्ड पेयरिंग एनर्जी, ठीक है। और दूसरी है डेल्टा ओ, दैट इज वी नो CFSE, अभी मैंने बोला स्प्लिटिंग एनर्जी। एनर्जी देखिए आपको T2 और T2 और Eg के बीच का गैप, इसकी बात मैं कर रहा हूं। तो याद रखिए हम हमेशा लो एनर्जी का सपोर्ट करते हैं, जो एनर्जी कम होगी उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ओके, तो जब मैंने कहा पाई इज ग्रेटर देन डेल्टा ओ, तो डेल्टा ओ कम है, डेल्टा ओ कम है, इसका मतलब स्प्लिटिंग कम हुई है। तो मैंने बोला कैसे लिगेंड हैं जो स्प्लिटिंग कम करते हैं, वीक फील्ड लिगेंड्स, वीक फील्ड लिगेंड्स हैं, बेचारे कमजोर लोग हैं, ठीक है। और मैंने कहा कौन से लिगेंड इस कैटेगरी में आते हैं, तो मैंने कहा हैलाइड्स, फ्लोराइडो, क्लोरिडो, ब्रोमिडो, आयोडिडो, है हाइड्रोक्सिडो, H2O, SCN-, ये जो है ये वीक फील्ड लिगेंड्स है। इस कंडीशन में जब आप इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करेंगे स्प्लिटेड ऑर्बिटल्स में मेटल के, तो हुंड्स रूल फॉलो होगा, हुंड्स रूल
is followed. वेरी इंपॉर्टेंट, हुंड्स रूल इस टाइम पे फॉलो होगा, यानी आप सिस्टमेटिक जैसे एक एक करके इलेक्ट्रॉन डालते हैं उसके बाद में आप पेयरिंग करते हैं। तो पहले सारे जो भी कमरे खाली हैं उनमें एक एक इलेक्ट्रॉन आएगा और फिर उसके बाद में पेयरिंग स्टार्ट होगी। लेट्स चेक, इसको चेक करते हैं फटाफट। यस, सो आई एम मेकिंग द स्प्लिटिंग डायग्राम। मैं आपको CFSE डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ। इधर एनर्जी ली है मैंने और मैंने कहा देखिए मित्रों, मैंने कहा ये 5d जेनरेट ऑर्बिटल्स हैं और ये आपके स्प्लिटेड ऑक्टाहेड्रल फील्ड में स्प्लिटेड ऑर्बिटल्स हैं Eg एंड T2g। तो ये एनर्जी गैप है। यस फ्रेंड्स, तो मैंने कहा भाई ये कौन है, ये T2g सेट है और ये Eg सेट है। नाउ लुक एट, एक एक करके अगर आप इलेक्ट्रॉन फील करेंगे, मैंने कहा इलेक्ट्रॉन नंबर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो मैंने कहा भाई ये हुंड्स रूल है, देख लो 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद में आप सेकेंड राउंड लेते हैं, तो मैंने कहा 6 7 8 9 10, और यही पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। लुक एट, मैंने बोला इलेक्ट्रॉन नंबर 1 2 3, अनपेड इलेक्ट्रॉन पहले मैक्सिमम हुए 5 1 2 3, फिर मैंने कहा भाई 4 5, फिर वापस से स्टार्ट किया आपने, जैसे पीछे स्प्लिट अनस्प्लिटेड में देखा, अब स्प्लिटेड में देख लो। तो मैंने कहा 5, फिर मैंने कहा 6 7 8 एंड देन 9 10। ओके क्लियर। चलिए टेबुलर फॉर्म में फटाफट इसको लगा देते हैं, टेबुलर फॉर्म में लगा देते हैं। तो मैंने कहा भाई यहाँ पे देखिए आपके पास में n-1d इलेक्ट्रॉन, n-1d इलेक्ट्रॉन, देन मैंने कहा भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड देन नंबर ऑफ बैचलर इलेक्ट्रॉन्स, एंड देन मैग्नेटिक मोमेंट यूनिट क्या है, बोर मैग्नेटॉन। फटाफट, तो मैंने कहा टोटल अपने को 10 इलेक्ट्रॉन डालने हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 इलेक्ट्रॉन डालने और आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा T2g में, फिर जाएगा Eg में। फटाफट लिखते चले जाते हैं। चलिए, तो कॉन्फ़िगरेशन में साथ साथ ही लिख रहा हूँ, T2g1 Eg0, T2g2 Eg0, पहले T2g में जा रहा है, देखो T2g3 Eg0। नाउ फोर्थ इलेक्ट्रॉन T2g3 and Eg1, then T2g3 Eg2। अब वापस से, तो देखिए पहले आपने मैक्सिमम कर दिया अनपेड इलेक्ट्रॉन, सारे कमरे में एक एक बैचलर आ गया भाई, 1 2 3 4 5। अब पेयरिंग स्टार्ट हो गई वापस से, तो क्या लिखोगे, T2g4 Eg2, देन T2g5 Eg2, T2g6 Eg2। ठीक है, अब मैंने कहा इलेक्ट्रॉन जाएगा Eg में, T2g6 Eg3 T2g6 एंड मैंने कहा Eg4। ओके, तो पेयरिंग स्टार्ट हो गया बेटे। मैंने कहा 4 देन 3 देन 2 देन 1 एंड देन लास्ट में फुल्ली फिल्ड हो गया। तो यहाँ स्पिन ऑनली फॉर्मूला से जब आप मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो 1.732 आएगा सबसे पहले का बोर मैग्नेटॉन, देन 2.8 3.8 4.8, जितने बैचलर इलेक्ट्रॉन है उसके अकॉर्डिंग 5.8 5.9 देन 4.8 एंड देन 3.8 2.8 1.732 एंड लास्ट मैंने कहा 0। तो आप देख पा रहे हैं यहां क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं हुआ, इसीलिए मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा आता है, इसीलिए इन कॉम्प्लेक्सेस को बोला जाता है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस क्योंकि इनका मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो हाई था और इनके पास बैचलर इलेक्ट्रॉन भी ज्यादा थे, पेयरिंग नहीं होती है। कौन से वो लिगेंड थे, तो मैंने कहा हैलाइड लिगेंड होते हैं मेनली। ठीक है, वाटर OH माइनस HCN माइनस ये लिगेंड्स हैं। चलिए अब देखते हैं केस सेकंड।
के सेकंड पे आगे बढ़ जाता हूं मैं। तो देखिए इस बार क्या है, CF ऐसी ज्यादा है, तो मैंने कहा भाई इस बार फील्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ज्यादा स्प्लिटिंग करवाएंगे। कौन से लिगेंड ऐसे होते हैं, मैंने कहा भाई इस बार आपके पास डेंजर डेंजर नाम है सारे, जैसे मैंने कहा भाई NH3 इथाइलिन डाइमीन, ठीक है। इसके अलावा मैंने कहा CN माइनस, CO, NCS माइनस, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो इस बार हुंड्स रूल फॉलो नहीं होगा। हुंड्स रूल, हुंड्स रूल इज नॉट ओबेड, हुंड्स रूल फॉलो नहीं किया जाएगा। और इस बार जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे, ठीक है, मैंने कहा उनका स्पिन लो होगा। तो कैसे कॉम्प्लेक्स बनेंगे इस बार, मैंने कहा लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। ओके, चलिए तो इसका भी अपन फटाफट से ग्राफ देख लेते हैं। प्यारे मित्रों देखिए एनर्जी बढ़ रही है, मैंने कहा इस बार स्प्लिटिंग ज्यादा हुई है, ठीक है, और T2G इजी, स्प्लिटिंग ज्यादा हुई। डेल्टा O इज ग्रेटर, है ना, डेल्टा O इज ग्रेटर देन पाई। तो देखिए यहां मेरे बच्चों कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मैंने कहा नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन तो ये लिखते हैं अपन 1 2 3 4 5, ठीक है, लेकिन जब आप फिर उसके बाद में वापस वैसे ही 6 7 8 9 10, यही हुंड्स रूल है। लेकिन जब स्प्लिटेड में आप कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे इस बार, तो मैंने कहा भाई ये गैप ज्यादा है, इसीलिए कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, मैंने कहा T2G में 1 2 3, फिर उसके बाद में 4 5 6, यहीं पे पेयरिंग हो जाएगी, फिर जाएगा यहाँ 7 8 एंड देन 9 10। ओके, so this will be low spin complexes, इन्हें लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस कहते हैं। अब फटाफट से अगर मैं इनकी टेबल बना दूं कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग, तो मैंने कहा N-1 d इलेक्ट्रॉन, और फिर उसके बाद में आपके इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देन नंबर ऑफ बैचलर इलेक्ट्रॉन्स एंड मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू एस बोर मैग्नेटॉन। चलिए तो क्या कह रहे थे हम आपसे कह रहे थे वही 10 बार लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले T2G में, फिर AZ का नंबर आएगा, T2G1 EZ0, T2G2 EZ0, T2G3, पहले T2G में जा रहे हैं, पेयरिंग स्टार्ट हो गई, T2G4 EZ0, T2G5 EZ0, T2G6 EZ0, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये समझ में आई मेरे, तो मैंने कहा बैचलर इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा 1 2 3, देन पेयरिंग स्टार्ट 2 1 एंड 0, ये ऐसा कॉन्फ़िगरेशन आ गया, डन। तो इसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। फिर आप देखिएगा T2G के बाद में अब नंबर है इजी का, T2G6 EZ1, T2G6 EZ2, सॉरी थोड़ा सा वापस लिखना होगा, ऊपर नीचे हो गया ना, बस यही है, T2G6 EZ1, T2G6 EZ2, T2G6 EZ3, T2G6 EZ4। चलो मित्रों फिर मैंने कहा अब पेयरिंग हो गई स्टार्ट, ये यहाँ 0 लिखा है मैंने, फिर वापस 1 2, फिर वापस 1 और 0। तो ये इसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो वो नंबर ऑफ बैचलर इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, बस उसके आगे 0.8 लिखने की बात है, ठीक है। तो इनका मैग्नेटिक मोमेंट कम है भैया, इनके मैग्नेटिक मोमेंट हमेशा ही लो है पिछले केस के कंपेयर में, इसीलिए लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं, ठीक है जी। चलिए
तो CFT में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मैंने आपसे डिस्कस कर लिया। अब इसके अकॉर्डिंग मैंने कहा यार एक सीरीज बन सकती है लिगेंड्स के अकॉर्डिंग, जिसमें मैंने कहा भाई पहले आपके पास में वीक लिगेंड्स आएंगे स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग, देख रहे हैं हम CFSC के अकॉर्डिंग, आयोडिडो, ब्रोमिडो, थायोसाइनेटो, ठीक है। और मैंने कहा ये यहाँ पे क्लोराइड आ गया, सोचिए। फिर उसके बाद में मैंने कहा इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए हैलाइड लिगेंड्स खत्म किए और सीरीज में आगे जा रहे हैं। और फिर मैंने कहा स्ट्रॉन्ग फील्ड में एंटर करके, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स की जब मैं बात करूं तो मैंने कहा जैसे मैंने लिख दिया यहाँ NH3, फिर इसके बाद में इथाइलिन डाइअमीन, फिर देन मैंने कहा भाई ट्राइफिनाइल फॉस्फीन PPH थ्राइस, और इस तरीके से आगे बढ़ते हुए मैंने कहा भाई लास्ट में CN- और उससे लास्ट में सबसे लास्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोनाइल। तो ये जो लिगेंड्स थे स्टार्टिंग वाले, मैंने कहा भाई इनको बोला गया था वीक फील्ड लिगेंड्स, और ये जो अब रेंज लिखी गई है इन्हें बोला गया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। तो वीक फील्ड लिगेंड्स में हुंड्स रूल फॉलो होता है और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं, और मैंने कहा इसके उल्टा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स जो है वो स्प्लिटिंग ज्यादा करते हैं, इसीलिए पेयरिंग हो जाती है, हुंड्स रूल फॉलो नहीं होता और लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात आई कलर की, इससे पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज और ऐड कर दूं। मैंने कहा अगर आप टेट्राहेड्रल फील्ड की बात करोगे ना, टेट्राहेड्रल क्रिस्टल फील्ड, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड द फील्ड इज टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल फील्ड स्प्लिटिंग, तो उसका पैटर्न उल्टा हो जाएगा। उसका पैटर्न उल्टा क्यों हो जाएगा? देखिए स्प्लिटिंग पैटर्न मैं आपको बता रहा हूं, ये एक क्यूब में आपको समझाने की कोशिश की जा रही है और मैंने कहा उम्मीद करता हूं सबको समझ में आ जाएगा। देखिए आपने लिया है बच्चों एक क्यूब और इसमें दिखाया जाएगा आपको कि मेटल कैटायन कहाँ है, सेंटर पे, और अब देखिए लिगेंड कहां से आने वाले हैं, लिगेंड कहां से आने वाले हैं, लिगेंड आने वाले हैं कॉर्नर से, अपोजिट कॉर्नर से आने वाले लिगेंड। ठीक है, अब देखिए भाई लिगेंड का आना मेटल तरफ, टेट्राहेड्रल फील्ड, लुक एट, ये टेट्राहेड्रल फील्ड बनाया मैंने। ठीक है, नाउ इट इज अंडरस्टूड, ये आप सबको पता होना चाहिए कि एक्सिस जो है, एक्सिस वो तो ये है, मैंने कहा ऊपर नीचे देखो क्यूब में जो आमने सामने के दो फेस है उनमें से एक एक्सिस निकल जाती है, ये एक्स एक्सिस हो गई, जेड एक्सिस हो गई, एंड देन मैंने कहा ये आगे पीछे वाले से निकल गई, दैट इज वाई एक्सिस। तो अगर आप सिचुएशन देखें, चार लिगेंड आ रहे हैं, चार लिगेंड आपके पास, लिगेंड नंबर 1, लिगेंड नंबर 2, लिगेंड नंबर 3 एंड लिगेंड नंबर 4। कोई सा भी लिगेंड जो है वो एक्सियल पोजीशन से नहीं आ रहा, एक्सिस के बीच में से आ रहा है। तो क्या होगा, मैंने कहा पीछे वाले से उल्टा मामला हो जाएगा, इस बार एनर्जी बढ़ेगी टेट्राहेड्रल फील्ड जब आएगा तो, लेकिन एक्सियल ऑर्बिटल जो है, इजी ऑर्बिटल जो है, उनको इतना खतरा नहीं है, रिपल्शन ज्यादा फील करेंगे कौन, उल्टा हो जाएगा मामला, रिपल्शन ज्यादा फील करेंगे कौन, मैंने कहा T2G ऑर्बिटल। तो द डायग्राम विल बी जस्ट अपोजिट, जो स्प्लिटिंग पैटर्न है वो एकदम उल्टा हो जाएगा। देखिए एनर्जी इधर बढ़ रही है, मैंने कहा 5 डी जनरेट, डी ऑर्बिटल्स हैं, और इस बार मैंने कहा नीचे बनाए जाएंगे कौन, इजी, और ऊपर बनाए जाएंगे कौन, T2G। ये पैटर्न हो जाएगा भैया, T2G को ज्यादा रिपल्शन और EG को कम रिपल्शन, और मैंने कहा इस बार जो CFSC है उसका नाम हो जाएगा डेल्टा T, ये उतने +0.4 डेल्टा T, और ये मैंने कहा -0.6 डेल्टा T। ठीक है, हाँ जी, तो CFSC को इस बार क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी को इस बार क्या बोल दिया गया है, डेल्टा T बोल दिया गया है। ठीक है, चलो ये मैंने टेट्राहेड्रल फील्ड के बारे में बता दिया।
और टेट्राहेड्रल फील्ड के बारे में अगर बात और की जाए तो डेल्टा टी कम होती है भाई, डेल्टा टी ऑलमोस्ट हाफ होती है डेल्टा ओ की, ये भी याद रखिएगा। इसका मेन रीजन है कि लिगेंड कम है, पहली बात तो वहां 6 लिगेंड तो यहाँ 4 ही लिगेंड है, और दूसरा कोई भी लिगेंड एग्जैक्टली डी ऑर्बिटल्स के सीधे में नहीं आ रहा है। देखिए ध्यान से पीछे वाला डायग्राम एक बार और, कोई भी लिगेंड एग्जैक्टली जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी सीध में नहीं आ रहा। चलो मैं आपके सामने एक ऑर्बिटल ड्रॉ भी कर देता हूं। मैंने कहा जो इक्वेटोरियल ऑर्बिटल्स हैं उनमें से कोई एक ले लेते हैं। चलो मैंने ये बनाया, ये मैं एक ऑर्बिटल बना रहा हूं जो कि इक्वेटोरियल ऑर्बिटल है। लुक एट डबल डम्बल प्रेजेंट ऑन वाई जेड, सॉरी जेड एक्स, ये जेड एक्स एक्सिस पे, जेड एक्स प्लेन पे प्रेजेंट है, सो इट इज डी जेड एक्स। अब डी जेड एक्स को आप अगर देखें तो उसके कांटेक्ट में कोई लिगेंड नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब रिपल्शन यहां हमेशा से ही कम लगता है। जब रिपल्शन हमेशा से कम है मित्रों, इसीलिए हम कहेंगे होल्ड्स रूल इज ऑलवेज फॉलोड। होल्ड्स रूल इज ऑलवेज फॉलोड, हमेशा होल्ड्स रूल फॉलो होगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। कलर, अब कलर की जब बात करते हैं तो कोई भी कॉम्प्लेक्स जो है उसके कलर के लिए बात कही गई डी डी ट्रांजिशन रिस्पॉन्सिबल है, डी डी ट्रांजिशन। और डी डी ट्रांजिशन को दूसरे वर्ड्स में हम कह दें तो मैंने कहा भाई T2G है, T2G से और EG में इलेक्ट्रॉन चले जाएं, इसी का नाम है डी डी ट्रांजिशन, ठीक है। तो इसमें जैसे मैंने कहा कि भाई कोई भी कॉम्प्लेक्स कलरफुल कब दिखाई देता है, पहली बात तो कि वो कौन से रीजन में एब्जॉर्ब कर रहा है लाइट को, विजिबल रीजन में। और दूसरी बात वो जो लाइट फेंक रहा है बाहर वो भी विजिबल लाइट होनी चाहिए, क्योंकि हमारी आईज कलर को सिर्फ विजिबल रीजन में देखती है, पहचानती है। सम पार्ट ऑफ विजिबल लाइट एब्जॉर्ब and remaining part will be transmitted, hence we can say the substance will be colorful। तो विजिबल रीजन जो है वो 400 नैनोमीटर से शुरू होता है और कहां तक होता है हमने चर्चा की है। मैंने कहा भाई एग्जैक्ट बोले तो 750, अप्रोक्स बोले तो थोड़ा और मान सकते हैं 800 तक, ठीक है। इसके बाद में आईआर शुरू हो जाता है, इसके बाद में आईआर शुरू हो जाता है, ठीक है। तो मैंने कहा भाई वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये रीजन है, ठीक है। अब देखिए आप जरा, मैंने कहा भाई इधर एनर्जी बढ़ रही है। आपने सपोज कीजिए कोई कॉम्प्लेक्स बनाया, जैसे मैंने कहा टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स, एक एग्जांपल बोला जाता है TiH2O6 3+, एक्सा एक्वा टाइटेनियम थर्ड। और भैया जी इसका कॉन्फ़िगरेशन जो है डी में वो होता है 3D1। तो मैंने यार ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा उड़ाता हूं। देखिए मैंने कहा इसके पास में एक डी ऑर्बिटल है 3D में, और भैया ये डी ऑर्बिटल रहेगा स्प्लिटिंग के बाद में T2G में। तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इसका T2G1 एंड EG0। ओके देख लीजिए। अब अगर इसको यहां डेल्टा ओ के बराबर एनर्जी मिल जाए, डेल्टा ओ जो कि इसका लैम्डा है 57 किलो कैलोरी, तो इसकी एनर्जी है। और लैम्डा इसका जो है वो मैंने कहा जिस रीजन में आ रहा है विजिबल रीजन में अप्रोक्स 500 नैनोमीटर। तो क्या होता है कि भैया एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्वांटम थ्योरी आप लगा दीजिए, और मैंने कहा भाई एक इलेक्ट्रॉन T2G से चला जाएगा कहां, EG में। तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा मित्रों सखा बंधुओं, मैंने कहा कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा T2G0 EG1, इसी को बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन, और इसी वजह से कॉम्प्लेक्स कलर शो करते हैं। तो जो 500 नैनोमीटर बोला गया वो विजिबल रीजन का मिडल पार्ट है, मिडल पार्ट ऑलमोस्ट एब्सॉर्ब हो गया। रिमेनिंग लाइट जो बाहर निकली वो मैंने कहा कौन कौन सी थी, संगम हुआ। मैंने कहा कौन कौन सी थी, वायलेट एंड ऑरेंज, और इस संगम का नाम जो है मिक्स पैटर्न बना, दैट इज पर्पल, दैट इज पर्पल।
सो दिस कॉम्प्लेक्स शो पर्पल कलर, एक्वस टाइटेनियम जो है 3+, वो कॉम्प्लेक्स जो है वो पर्पल कलर शो करता है, उसका सॉल्यूशन पर्पल होता है। क्यों होता है उसका रीजन CFT से एक्सप्लेन होता है, DD ट्रांजिशन। लेकिन कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम है, कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम है जहां बोलते हैं कि भैया जैसे KMnO4, जैसे K2Cr2O7, ये मैंने पीछे वाले चैप्टर में भी डिस्कस किया था। अरे भैया यार ये कहता है मेरे पास तो कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इनका तो ठन ठन गोपाल है 3D0, खाली है, बेचारों के पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इनका कलर कैसे आता है? ये जो है ये डार्क पर्पल होता है, डार्क पर्पल KMnO4, डार्क पर्पल, और यू कैन से डार्क वायलेट। और K2Cr2O7 जो है वो मैंने कहा भाई होता है ऑरेंज कलर का, ऑरेंज येलो कलर का। ठीक है, इसका सॉल्यूशन होता है। तो ऐसा कैसे हुआ, इसका रीजन बताया गया चार्ज ट्रांसफर। इसका रीजन बताया गया चार्ज ट्रांसफर। एंड चार्ज ट्रांसफर कहां से हुआ? फ्रॉम लिगेंड टू मेटल, फ्रॉम लिगेंड टू मेटल, यानी कि जो ऑक्सो या ऑक्सीडो जो लिगेंड्स हैं उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं किसमें? स्प्लिटेड d ऑर्बिटल्स में, और फिर हुआ है DD ट्रांजिशन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी की बात करते हैं। कॉम्प्लेक्सेस की स्टेबिलिटी भैया बात मैं करूंगा सीधी, कुछ फैक्टर्स हैं। एक है स्टेबिलिटी कांस्टेंट। स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो है वो ओवरऑल जो स्टेप वाइज कांस्टेंट है उनका मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट है। जितना स्टेबिलिटी कांस्टेंट ज्यादा होगा उतनी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। अब सीधे सीधे पॉइंट्स पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। स्टेबिलिटी मैंने कहा भाई Ks डिपेंड करता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सबसे पहले मैंने कहा चार्ज ऑफ मेटल, चार्ज ऑफ मेटल। बात करूं मैं सीधी, यानी कि मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट जितना ज्यादा होगा उतनी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, क्योंकि आयनिक बॉन्ड बन रहा है CFT के अकॉर्डिंग, तो लिगेंड उतने ज्यादा पास आएंगे जितना मेटल पे पॉजिटिव चार्ज होगा। देखिए जैसे जैसे मैंने कहा भाई एक कॉम्प्लेक्स जो है वो है आयरन का फेरोसाइनाइड, और दूसरा जो है वो मैंने कहा है भाई फेरिसाइनाइड। अभी देखिएगा आपको चार्ज क्या देखना है, चार्ज मैंने कहा मेटल पे देखना है बेटे, +2 +3। सो मैंने कहा ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया। ठीक है जी, चलिए पहला फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर मैंने बोला भाई कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर लो। कोऑर्डिनेशन नंबर भी भैया जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, तो कोऑर्डिनेशन नंबर पे डिपेंड करती है स्टेबिलिटी, जितना ज्यादा उतना स्टेबिलिटी कांस्टेंट भी ज्यादा। तो अगर आपसे कहा जा रहा है भाई एक कॉम्प्लेक्स ऐसे लिख दिया, कुछ भी एग्जांपल आप बना सकते हैं, जैसे मैंने कहा NiCl4 2-, और दूसरा लिख दिया मान लो ऐसे ही NiCl6, और मैंने कहा चार्ज है 4-, तो आप देखेंगे किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? दोनों में मेटल सेम है, दोनों में लिगेंड सेम है, बस लिगेंड का नंबर बड़ा है इसीलिए, और ऑक्सीडेशन स्टेट भी सेम है, इसीलिए मैंने कहा स्टेबिलिटी भी बढ़ जाएगी। ठीक है, फिर देखिए तीसरा फैक्टर है मैंने कहा CFS। CFSC के लिए अनदर टर्म आप कह सकते हैं लिगेंड स्ट्रेंथ। एक मिनट, CFSC CFSC जो है वो मैंने कहा 3D सीरीज से आप जाते हैं, 4D सीरीज से आप जाते हैं, 5D सीरीज, तो CFSC की वैल्यू बढ़ती है अप टू डाउन। ध्यान रखिए, जैसे मैंने कहा भाई आप कॉम्प्लेक्स लिख रहे हो निकल का, उसके नीचे जैसे आ गया कौन? पैलेडियम, उसके नीचे आ गया कौन? प्लेटिनम। तो मैंने कहा भाई CFSC बढ़ती है और स्टेबिलिटी भी बढ़ती है, क्योंकि CFSE के ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो बढ़ती है, यानी प्लेटिनम का सबसे स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। फिर मैंने कहा भाई लिगेंड स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं। चलिए लिगेंड स्ट्रेंथ, तो भैया जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Ks यानी स्टेबिलिटी कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिगेंड स्ट्रेंथ।
लुक एट, जैसे आपके सामने लिखा कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स लिखा मैंने CONH3 ऑल 6 3+, और दूसरा लिखा था COF6 एंड देन 3-। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाला कॉम्प्लेक्स वीक लिगेंड वाले कॉम्प्लेक्स से ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, लास्ट है किलेट्स, किलेट इफेक्ट, किलेटिंग इफेक्ट। तो आई कैन से दैट किलेट्स आर मोर स्टेबल। पॉलीडेंटेड लिगेंड वाले जो कॉम्प्लेक्स हैं उन्हें किलेट कहते हैं। किलेट्स आर मोर स्टेबल, more stable than normal complexes, normal complexes। तो एंडिंग की तरफ पहुंच गए अपन कॉम्प्लेक्सेस का एवरीडे लाइफ में। चलो इसका एक एग्जांपल तो बता दें। जैसे मैंने कहा भैया ये ज्यादा स्टेबल है एथिलीन डाइमीन वाला कॉम्प्लेक्स नॉर्मल अमोनिया वाले कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल है। ओके चलिए भाई, हाँ जी, किलेट्स जैसे सॉरी कॉम्प्लेक्सेस का एवरीडे लाइफ में अगर यूज की बात करें तो मैंने कहा देखिए जैसे आपको बोलूं मैं कि विटामिन B12 है, सोचिए आप विटामिन B12, ये मैंने कहा भाई कोबाल्ट 3+ का कॉम्प्लेक्स है, इसका नाम होता है साइनो कोबाल अमीन। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्सेस का मैंने कहा एप्लीकेशन बहुत है एवरीडे लाइफ में। ऐसे मैंने कह दिया भाई हीमोग्लोबिन, जो हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन, वो भी एक कॉम्प्लेक्स है किसका, Fe2+ का कॉम्प्लेक्स है रे भैया। ठीक है, फिर मैंने कहा ऐसे क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो है वो मैंने कहा भाई मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स है। ऐसे मैंने कहा भाई क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात करें यानी प्रैक्टिकल केमिस्ट्री की बात करें, क्वालिटेटिव एनालिसिस, तो उसमें आप देखेंगे मैंने कहा कॉम्प्लेक्स बना बना के किसके टेस्ट किए जाते हैं वो मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। सबसे पहले फर्स्ट ग्रुप में, फर्स्ट ग्रुप का जब आप एनालिसिस करते हैं केटाइन का तो उसमें सिल्वर का टेस्ट किया जाता है। सिल्वर का टेस्ट जो है वो मैंने कहा ये कॉम्प्लेक्स बनता है जिससे आइडेंटिफाई किया जाता है कि व्हाइट पीपीटी इज सोल्यूबल इन अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हेंस इट इज द व्हाइट पीपीटी ऑफ सिल्वर। ओके, फर्स्ट ग्रुप की बात मैंने कही। देन मैंने कहा बेटा सेकंड ग्रुप में, सेकंड ग्रुप में टेस्टिंग की जाती है कॉपर की, और कॉपर का कॉम्प्लेक्स बनता है अमोनिया के साथ। एक तो कॉम्प्लेक्स बना के चेक किया जाता है CONH3 ऑल 4 2+, आपको मालूम है इसका कलर कैसा होता है, इसका कलर होता है ब्लू, जिससे आइडेंटिफिकेशन होता है। और एक मैंने कहा यार कॉपर का एक और टेस्ट होता है जो कि फेरोसाइनाइड के साथ में Cu2 FeCN6 है ना, ये क्यूप्रिक हेक्सासाइनोफेरेट कॉम्प्लेक्स बना के भी चेक किया जाता है। ठीक है, ये भी बहुत सुंदर कलरफुल चॉकलेटी कलर वाला कॉम्प्लेक्स होता है। देन मैंने कहा ऐसे ही थर्ड ग्रुप में देखें, थर्ड ग्रुप में आयरन का टेस्टिंग करते हैं Fe3+ का। तो Fe3+ का टेस्ट करने के लिए भी कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है प्रूशियन ब्लू, जिसको हम कहते हैं Fe4 FeCN6 थ्राइस। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं वेरी फेमस प्रूशियन ब्लू। ठीक है, तो इससे भी कॉम्प्लेक्स बना के आप चेक करते हैं, आयरन का ब्लू कलर का बहुत प्यारा कॉम्प्लेक्स ये बनता है। ऐसे ही मैं अगर आपसे एक और बात करूं, निकल का टेस्ट करते हैं भाई, निकल का टेस्ट करते हैं फोर्थ ग्रुप में। फोर्थ ग्रुप में निकल का टेस्ट, तो निकल का टेस्ट करने के लिए, निकल की बात कह रहा हूं मैं, निकल 2+ का कंफर्मेटिव टेस्ट करने के लिए आप एक रिएजेंट काम में लेते हैं DMG डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, और बहुत ही प्यारा ये कलर बनता है DMG के साथ कॉम्प्लेक्स बनता है जिससे निकल का आइडेंटिफिकेशन होता है। इसके अलावा और भी कॉम्प्लेक्स है लेकिन मेन मैंने आपसे बातें कर दी कॉम्प्लेक्स की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बैक बॉन्डिंग,
बैक बॉन्डिंग में टॉपिक खत्म करूंगा सीधा सीधी। मैंने कहा भैया आपके पास में अगर कार्बन मोनोऑक्साइड है, आपके पास में अगर ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है, आपके पास में अगर फॉस्फीन है, तो ये ऐसे लिगेंड है जो बैक बॉन्डिंग करते हैं। देखो भाई पहले क्या हुआ, मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्ड बना, ठीक है, और मैंने कहा लिगेंड क्या था, लॉन पेयर डोनर, मेटल क्या थी, लॉन पेयर एक्सेप्टर। बात है सीधी। अब अगर उल्टी बात की जाए, सोचो कि मेटल के पास में तो है लॉन पेयर, किसमें, n-1d में आपके पास में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और लिगेंड जो है उसके पास में अवेलेबल है वेकेंट n-1d ऑर्बिटल, वेकेंट होने चाहिए, ठीक है, वेकेंट ऑर्बिटल, या फिर उसके पास में है वेकेंट वेकेंट एंटी बॉन्डिंग पाई एमोज। तो ऐसा हो सकता है बैक बॉन्डिंग करके, जो बैक बॉन्डिंग करने वाले लिगेंड्स होते हैं, तो मैंने कहा उनके कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होते हैं नॉर्मल कॉम्प्लेक्स से। क्वेश्चंस पे आते हैं, खत्म हो गया चैप्टर, बधाइयां भाई। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट द कॉम्प्लेक्स इज रॉन्ग। भैया ये जो कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स है, ध्यान दीजिए, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ठीक है, तो भाई ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ये नहीं होगा, ये बात गलत है, आउटर नहीं होगा। ये देखिए भाई, ये डेफिनेटली अगर आप इसकी बात करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन तो इसका 3D3 है, ध्यान दीजिए कितना अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्फ़िगरेशन तो इसका 3D3 है, इसके पास में अंदर कमरे खाली पड़े हैं ऑलरेडी, ठीक है, पेयरिंग कराने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन मैंने कहा इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा D2sp3 और लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी इसके पास रहेंगे, ये पैरामैग्नेटिक भी होगा, ये पैरामैग्नेटिक भी होगा, देख लीजिए पैरामैग्नेटिक होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, D2sp3 होगा, सिल्वर नाइट्रेट के साथ इसके पास में क्लोराइड आयन फ्री है, यस ये AgCl का ppt भी देगा, तो पहला पॉइंट गलत है, बाकी ठीक है। चलिए, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ NiCl4, अभी पीछे मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया था, NiCl4 जो है ना बच्चे, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d8, तो मैंने कहा भाई इसके पास में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट आना चाहिए 2.87 डिवाई, और मैंने कहा जी इसकी शेप होगी टेट्राहेड्रल, 2.87 डिवाई इसका होना चाहिए, क्योंकि इसका हाइब्रिडाइजेशन मित्रों सखा बंधुओं है sp3। चलिए उड़ाते चलते हैं भाई, अमंग द लिगेंड NH3EnCN-CO, करेक्ट ऑर्डर, सबका बाप है भैया CO, CO के बाद में आया CN-, फिर आया EN, फिर आया NH3, खत्म। चलिए आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन हैज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, कौन ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, छोटी सी उम्र में आपको याद दिला दूं, इथाइलिन डायमीन जो है वो मैंने कहा आप उसको कंसिडर कर सकते हैं AA ट्वाइस, और मैंने कहा NH3 ट्वाइस को आप कंसिडर कर सकते हैं दूसरा सेट यानी कि B2, और साथ में मेटल, या इसको मैं ऐसे लिख दूं, या इसको मैं ऐसे लिख दूं Ma4B2, तो इस टाइप का कॉम्प्लेक्स डेफिनेटली सिस एंड ट्रांस आइसोमरिज्म शो करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग विल बी नेम्ड, भैया जी नेम के ऊपर पूछ रहा है, चलिए, डाइब्रोमिडो बिस, डाइब्रोमिडो ये तो नहीं है, डाइब्रोमिडो बिस इथाइलिन डायमीन, बिस इथाइलिन डायमीन, तो भैया ये रहा डाई और ये रहा बिस, यानी 2 इथाइलिन डायमीन, एंड देन क्रोमियम थर्ड ब्रोमाइड, क्रोमियम थर्ड ब्रोमाइड, भैया बड़ा प्यारा का है, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +3, देन -2, देन -1, सो थर्ड ऑप्शन विल बी करेक्ट। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, द कॉम्प्लेक्स आयन, भैया जी देखो मैंने आपको बताया हुआ है, ये A ले लो, ये B ले लो, ये C ले लो, ये D ले लो, तो कैसा हो जाएगा ये MABCD, अगर इस टाइप का कॉम्प्लेक्स है तो उसके 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ आइसोमरिज्म विच एग्जिस्ट बिटवीन, देखिए भाई थायोसाइनेटो है और आइसोथायोसाइनेटो है, आपको बताया हुआ है कैसा लिगेंड है,
कैसा लिगेंड है मित्रों? ये है एम्बिडेंटेट लिगेंड, और एम्बिडेंटेट लिगेंड की जो आइसोमेरिज्म होती है लिंकेज आइसोमेरिज्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायामैग्नेटिक? डायामैग्नेटिक कौन सा होगा? फंस गया रे। डायामैग्नेटिक कौन सा होगा भाई? देखो यहाँ पे कोबाल्ट +3 है, कॉन्फ़िगरेशन है 3d6, तो भैया इसके पास तो 4 बैचलर इलेक्ट्रॉन है। यहाँ आयरन है +3, तो आयरन 3+ का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d5, पेयरिंग होगी फिर भी इसके पास में एक बैचलर इलेक्ट्रॉन रहेगा। Fe(F6) मैंने कहा भाई इसके पास में भी कॉन्फ़िगरेशन 3d5 जो कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, और भैया जी इसके पास में रहेंगे 5 बैचलर इलेक्ट्रॉन, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। तो बच गया कौन? कोबाल्ट, ये वाला हो जाएगा ऑक्सीलेटो वाला। भाई इसके जो 3d6 कॉन्फ़िगरेशन होगा वो मैंने कहा पेयरिंग हो जाएगी, पेयरिंग टेक्स प्लेस एंड n = 0, हेंस वी कैन से μs = 0, तो इसको कंसीडर करेंगे। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। The octahedral complex of a metal M3+, L1, L2, L3, L4 monodentate ligands हैं, absorb in region of red। थोड़ा सा भाई रीजन लिखना पड़ेगा ना। देखिए ये 2014 का बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले आप विजिबल रीजन को देखिए, ठीक है। और आपको एक चीज बता दूं, एनर्जी और लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये सब जानते हैं क्वांटम थ्योरी। तो भैया जी देखिए अगर वो कह रहा है आपको पहले ने सबसे पहले के लिए रेड, हाँ वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अब देखिए ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ओके तो लिगेंड नंबर 1 अगर रेड पे एब्जॉर्ब कर रहा है, फिर लिगेंड नंबर 2 कर रहा है ग्रीन पे, फिर लिगेंड येलो पे, ओके, और फिर जा रहा है कहाँ? ब्लू पे। भैया जी ये तो इनका ऑर्डर हो गया, ऑटोमेटिक सेट हो गया। तो भैया इधर जा रहे हो ना, इधर जा रहे हो तो एनर्जी आपकी बढ़ती जा रही है और लैम्डा कम होता जा रहा है, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग कौन होगा? L4 सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा भाई, ठीक है। हाँ तो क्या कह रहा है? द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिगेंड स्ट्रेंथ, L4 सबसे स्ट्रॉन्ग होगा भाई। फिर बस कंटिन्यू चलना है। L4, एक मिनट, द ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स मेटल आयन विथ 4 monodentate ligand L1, L2 and L4 absorb wavelength in the region, wavelength in the region red। L1 का रेड बोल रहा है, और ग्रीन, येलो, ब्लू। जितना लैम्डा कम होगा एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी रिस्पेक्टिवली द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिगेंड स्ट्रेंथ। भैया जी L4 ही होगा सबसे स्ट्रॉन्ग। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होगा? L4 इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिगेंड स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ लिगेंड स्ट्रेंथ L4। मैं तो इसको ऐसे लिख देता हूँ भाई, देखो L1 सबसे वीक, फिर उसके बाद में L2, फिर उसके बाद में L3, और फिर उसके बाद में L4, ठीक है। तो ये इसका ऑर्डर होगा अगर लिगेंड स्ट्रेंथ की बात की जा रही है तो। ओके उसका उल्टा ऑर्डर है भाई, उल्टा ये ऑर्डर होगा। ओके है ना यार, ये दिया सॉरी, ये रहा फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है। ओके 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 फोर्थ ऑप्शन हो गया। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। यस नेक्स्ट में देखिए द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ, भैया अभी अभी बताया था इसका +3 है और n वैल्यू 1 है क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन है 3d5, और भैया इसका भी +3 है, n वैल्यू 5 है, और भैया जी ये मैंने कहा इसका क्या हो जाएगा? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाई स्पिन है, ये लो स्पिन है, ठीक है। दोनों पैरामैग्नेटिक है, बोथ पैरामैग्नेटिक भाई, बोथ पैरामैग्नेटिक। डन, फोर्थ ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। An octahedral complex of cobalt 3+ is diamagnetic. The hybridization involved, भैया स्पिन पेयरिंग हो जाएगा ना, D2sp3 होगा। खत्म कर दिया, उड़ा दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम नहीं है। Which of the following name formula combination is not correct? नोट करेक्ट पूछ रहा है भाई। देखो पोटेशियम डाइअमीन टेट्राक्लोरिडो देन क्रोमेट, पोटेशियम डाइअमीन टेट्रा, हाँ क्लोरिनो, क्रोमेट थर्ड, ठीक है। देखो भाई
ये तो सही है बेचारे का, है ना, बेचारे का ये तो सही है, ये तो ठीक है, तो ठीक है मैं ये बोल रहा हूँ, तो यहाँ टिक नहीं लगाना है, ठीक है। हाँ फिर है जी देखो टेट्राएमीन एक्वा आयोडिडो, टेट्राएमीन एक्वा आयोडिडो कोबाल्ट एंड थर्ड सल्फेट, सही है भाई, सही है ये भी सही है छोटी सी उम्र में, ठीक है। क्यों रितेश सर? फिर देखिए MnCN5 2 माइनस पेंटासाइनो मैंगनेट सेकेंड, भैया इस पे -5 चार्ज है और ये कह रहा है सेकेंड, -5, अगर इसको आप सेकेंड बोलोगे +2 तो चार्ज आना चाहिए था इसके ऊपर 3-, तो ये वो ऑप्शन हो गया, गलत है, मैचिंग नहीं हो रहा। फिर बाद में उसके बाद में तो सब सेटिंग है, पोटेशियम टेट्रा साइनोप्लेटिनेट सेकेंड, 2014 का क्वेश्चन है, बाकी सब ठीक है, थर्ड गलत है। चलिए आगे बढ़ते। Consider the coordination compound CONH367 in the formation of this complex, the species which act as the Lewis acid। कमाल है भाई, छोटी सी उम्र में क्या क्या करवा रहे हो, है मेटल कैटायन होगा ना, कोबाल्ट 3+। Among the following species the one which causes the highest CFSC ligand, सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होगा, तो भैया वो है कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोनाइल। चलिए आगे बढ़ते हैं, बैक बॉन्डिंग अभी बात की थी हमने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस विल मोस्ट लाइकली एब्सॉर्ब विजिबल लाइट, विजिबल लाइट कौन सा एब्सॉर्ब करेगा, तो भाई अभी तो मैंने किया था, अभी तो मैंने बताया था, देखो जिंक है ना, जिंक ये तो बेचारा 3D10 कॉन्फ़िगरेशन होता है, आपको डी ब्लॉक में बताया, कलरलेस होता है, कलरलेस होता है, ठीक है। स्कैंडियम बेचारा पहले से मरा हुआ है भैया जी हैं, आर्गन, और फिर मैंने कहा भाई 4s0 3d0, भैया नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, इसके बाद भी कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये भी कलरलेस है। हाँ जी, और वेनेडियम की कहानी भी, तो मैं कह रहा हूं मेन ये। अच्छा जी, ये भी, अरे बाप रे बाप, मैं फंस जाता, अभी तो बच गया छोटी सी उम्र में, इसके पास भी 3d0, अरे बाबा, तो बच गया कौन, वेनेडियम वाला कॉम्प्लेक्स, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है रे बाबा, वेनेडियम +3 3d1। चले आगे, चलिए निकल combines with a uni-negative monodentate ligand to form a diamagnetic, भैया Ni, मेरे को यार ऐसे ऐसे करते हैं ना, थोड़ा अजीब लग रहा है यार, ये L क्या लिखते हो यार, सीधा ही लिख दो ना, NiCl4 है, हाइब्रिडाइजेशन वो अब भैया sp3 है, और क्या बताऊं तेरे को, N = 2 है, मैग्नेटिक मोमेंट जो पैरामैग्नेटिक होगा 2.8 है, कब से लगा रहे बोर मैग्नेटॉन, भाई बोर मैग्नेटॉन में डिबाई लिख के आ गया क्या पीछे, मुझे कैसे याद आ रहा है, मैं डिबाई विबाई लिख दिया क्या है, डाइपोल मोमेंट कर दिया क्या कहीं, है याद तो आ गया भाई, कहीं तो लिखा है, कहीं तो लिखा है, ये तो ये हमारे, कोई तो बताओ भाई, कहीं लिखा था थ्योरी में, क्वेश्चन तो बहुत उड़ा दिए हैं जी, हैं जी, कहाँ लिख दिया था, CFT 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 टेबल देखनी पड़ेगी लग रहा है, CFT की टेबल देखनी पड़ेगी भाई, डेल्टा टी जी, ये तो बोर मैग्नेटॉन ही है भाई, चलो भाई अब छोड़िए, बोर मैग्नेटॉन ही लिखा है ना, हाँ बोर मैग्नेटॉन ही लिखा है, कहीं पे गड़बड़ हुई हो, पकड़ में तो नहीं आ रही है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए ओए चल, the number of geometrical isomers that can exist square planar complex, भाई मेरे ज्योमेट्रिकल आइसोमर फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला तो बता दे, प्लेटिनम है, फिर उसके बाद में ये Cl हो गया A, फिर pyridine हो गया B, और फिर ये हो गया C, और फिर हो गया D, अभी तो पीछे किया था हमने, जब इस टाइप का होता है तो तीन बनते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर, बारी बारी से ट्रांस रख के देखना, एक को फिक्स रखो, बारी बारी से ट्रांस करो। चलिए आगे, द कलर ऑफ KMnO4 इज ड्यू टू, हमने कहा था चार्ज ट्रांसफर, चलिए भाई मेटल टू लिगेंड टू मेटल, लिगेंड टू मेटल ही किया ना, लिगेंड टू मेटल,
चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन हैज इलेक्ट्रॉन दैट आर सिमेट्रिकली फिल्ड इन बोथ T2G एंड EG। सिमेट्रिकली फील्ड का मतलब क्या है? सिमेट्रिकली क्या होता है यार, मैं तो समझा नहीं यार, मेरे हिसाब से तो यही होता है सिमेट्रिकली फील्ड। देखो T2G EG दोनों हाफ फील्ड है तो सिमेट्रिकल है, या तो ससुरे दोनों खाली है। T2G EG ये हाफ फील्ड का केस हो गया, हाफ फील्ड, समझ रहे हो? पहला हो गया हाफ फील्ड का, दूसरा हो गया सिमेट्रिकल, तीसरा हो गया भैया फुल्ली फील्ड का, T2G6 EG4। चलो ढूंढते हैं। D5 कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, समझ लीजिए, हिंट दे दिया मैंने, D5 कॉन्फ़िगरेशन होना मांगता है। वीक लिगेंड है और आयरन का कॉन्फ़िगरेशन, आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और मैंने कहा 3D5, तो थर्ड ऑप्शन हो